बच्चे हमारे पास टॉपिक है वर्क का। और सबसे पहले जो आपके आज डिटेल्स में जो हम पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी यूनिट का नाम। तो हम एनर्जी को भी देखेंगे, वर्क को भी देखेंगे। वर्क इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम इनकी कंडीशंस देखेंगे कि कैसे बनते हैं, क्या हैं इनके यूनिट्स, क्या होते हैं इसको, यानी कि अगर हम इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, फिर इनके यूनिट्स में आगे कन्वर्जन्स कैसी होती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसके कम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी इंशाल्लाह ग्रैब कर लेंगे। राइट नाउ हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपको बेटे पता होना चाहिए कि वर्क क्या है। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स काजेज डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन है, एक फोर्स आपने लगाई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मूवमेंट हुई। जो अगली कंडीशन क्या है कि फोर्स मस्ट हैव अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी है, मूव कर रही है और वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में उसका कंपोनेंट नहीं है तो फिर वो फोर्स काम की नहीं होगी। मसलन ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, पुल करते हैं, ये डायरेक्शन है फोर्स की। तो फोर्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी दो कंपोनेंट्स में, एक ये और एक ये। जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि गाड़ी ऊपर नहीं उठ रही, गाड़ी तो आगे चल रही है। इट मीन्स कि ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस वन कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट फोर्स का, ये इफेक्टिव है, विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो आपके पास जो वर्क का आ जाता है फार्मूला, दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जब डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन अप करते हैं तो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आता है। इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है, ओके। तो ये आपको मैंने बता दिया कि भाई एफ डॉट डी जो है ये आपके पास यूनिट। अब बच्चे आपको जब कभी भी वर्क फाइंड आउट करना हो, सिंपल आपको जो है वो क्या क्या गिवन हुआ हो सकता है। आपको एक फोर्स होगी और एक डिस्प्लेसमेंट, दो वैल्यूज़ के 10 न्यूटन की फोर्स है जी, 5 मीटर लगी है। ये आपको बता दें, कहेंगे कि वर्क की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो 5 इंटू 10 आप कर लेंगे सिंपल और 50 आ जाएगा वर्क, 50 जूल वर्क। अब जूल है इसके यूनिट्स होते हैं, ओके। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होपफुली। अब इसमें फर्दर ये बता रहे हैं कि एफ़ जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है और इसके न्यूटन यूनिट होते हैं, डी के यूनिट होते हैं मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया जिसको हम जूल कहते हैं, ये इसका मतलब इसी में ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वर्क। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये अक्सर औकात आ जाता है। और ये वर्क और उसके दरमियान जो है यूनिट जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, दैट इज़ कॉल्ड एज थीटा। अब बेटे वर्क की जो टाइप्स हैं आप कहें बेस्ड ऑन एंगल, ये आपके पास तीन तरह की मेजर टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, इसको अगर हम कहें तो ये टाइप के हवाले से ये एक पहले आ जाता है पॉजिटिव वर्क, ठीक है, फिर आता है कि ज़ीरो वर्क, और ज़ीरो के बाद हम नेगेटिव वर्क की तरफ जाते हैं। ये तीन वर्क की कंडीशंस जो हैं क्या हैं, इसमें कैसे आपको पता चलेगा, ये डिपेंड करती हैं बेटे प्योरली ऑन एंगल थीटा। किसके बीच एंगल थीटा, ये जो हमने अभी ड्रॉ किया, ये एंगल जो इधर थीटा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। थीटा एंगल को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये थीटा एंगल है जो कि जी सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच होता है, ये एंगल थीटा। तो अब इस पे जी कैसे सर। डिपेंड करता है बेटे, अगर एंगल 0 से ग्रेटर है लेकिन 90 से लेस है। सपोज़ मैं कह देता हूँ कि ये 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, और ये एंगल कौन सा है जी, मैं लिख देता हूँ कॉस है जी, एक मिनट, ये स्वैप कर रहा है। ओके, तो ये है बेटे कॉज ऑफ, अच्छा ये मेरे ख्याल से उसमें राइट अप करने की वजह से हो रहा है, मैं साइड पे लिखता हूँ। बेटे हम अगर यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस ऑफ 50 डिग्री या 60 कर लेते हैं, तो ये 0 और 90 डिग्री के बीच में एक चीज़ है, ऐसे ही है ना। जी सर। जब ये 0 और 90 के बीच है तो अब कॉज ऑफ 60 फाइंड आउट करके देखिए, हमेशा इस कॉज 60 का रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, इसीलिए वर्क पॉजिटिव होगा। बाकी जो एफ़ और डी होगा उस पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा, यानी वो तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, हम ये सपोज करते हैं। तो ये कह रहा है तो कि जी इसको मैं फोर्स, थोड़ा ब्रश अप करूँ तो
सर जब 0 से 90 के बिटवीन एंगल होगा तो वो पॉजिटिव वर्क है। जब वो जी थीटा 90 के जी, जितना है 90 है जी, जीरो बिल्कुल वर्क ऐसे है। ही है। हाँ और जी, जब 90 से वो ग्रेटर है बट 180 से कम है, 180 लेस के बीच मतलब में है तो दैट विल बी 180 है तो नेगेटिव वर्क है। जी नेगेटिव वर्क होगा। क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि कॉज ऑफ 180 आप ट्राई करके देखें, दैट विल बी -1। ये आप 90 से जब भी बड़ा आप डिजिट लेंगे ना और उसका कॉज लेंगे तो थीटा तो वो ऑटोमेटिकली, और ये नीचे मैंने इसको सम अप करके दिया हुआ है ये बुलेट्स में, ये आप ज़रा देखें ना कौन कौन सा है जी। कि पॉजिटिव वर्क हमेशा थीटा इक्वल टू 0, cos 0 किसके इक्वल होगा? 1 होगा, तो पॉजिटिव है। फिर नेगेटिव वर्क में cos थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 किसके इक्वल होगा? -1 है। थीटा 90 की इक्वल है तो cos 0 हो जाएगा, इसका मतलब ज़ीरो वर्क है। अक्सर औकात अब एमसीक्यूज़ कैसे आएगा? एमसीक्यूज़ वाला आपसे ये पूछेगा ज़ीरो वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है, और इसके बाद पॉजिटिव वर्क जो है वो कब होता है, और वो थीटे को वेरी कर सकता है, याद जी रखें वो थीट जी। और दूसरी बात बेटे, वो अक्सर औकात आपको ट्रैप ऐसे भी करता है कि आपको वो कह मुझे याद है, ये हमारी फर्स्ट ईयर के शुरू में भी था। जी जी ठीक। जी एग्जैक्टली, ये वही चैप्टर है, बिल्कुल आपको याद आ गया है। ठीक है, तो होपफुली कि ये आप कर लेंगे। आगे हम मूव ऑन करें, ठीक है। जी ओके बेटे, नेक्स्ट है जी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से क्या मुराद है, पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट। बेटे आपने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, ठीक है, फिर क्या हुआ? आपने थोड़ी देर बाद अपना एक्सीलेटर पे पाँव दबाया, फोर्स ज़्यादा लगने लग पड़ी। तो जब आपके पास फोर्स चेंज हो रही होती है तो फिर आपके पास वर्क डन जो है वो भी उसी हिसाब से चेंज होता है। व्हेन फोर्स चेंजेस विद डिस्प्लेसमेंट, जब ये कंडीशन आ जाए, ये पहली कंडीशन है, तो ग्राफिकल तरीके से हम ग्राफ के ज़रिए से वर्क को निकालते हैं। और वो कैसे आएगा? वर्क वर्क विल बी द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला? फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो कर्व होगी, या जो, अब मैं ज़रा इसको ड्रॉ करके आपको यहीं पे बता देता हूँ। और मैं ये आज इसलिए इधर वर्क कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये एज अ नोट्स सेव रहे। बेटे ये आपके पास है जी डिस्प्लेसमेंट डी चल रहा है, ये है एफ फोर्स यानी वाई एक्सिस पे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। अब आप पहले ये 5 न्यूटन है, फिर यहाँ पे फोर्स होती है जी 10 न्यूटन। आप क्या करते हैं, पहले ये होती है यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, फिर जी 10 मीटर है, फिर आगे हो जाएगा 15 मीटर। तो आप क्या करते हैं कि पहले 5 न्यूटन की फ़ोर्स 5 मीटर में हुई और फिर यूं करके चलते रही कांस्टेंट, फिर फोर्स बढ़ गई, यानी एक ऐसा ट्रैक, और फिर एकदम से 0 पे आ गई। दिस इज़ वेरिएबल फोर्स, राइट, यानी इसका कोई कंसिस्टेंसी कांस्टेंट हिस्सा नहीं है। अब इसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। अब बेटे अगर आप देखें, ये जो एरिया पड़ा हुआ है, जो मैंने येलो कर दिया हुआ है, ये एरिया एक ऐसा स्पेशल एरिया है जो अंडर द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंडर आ रहा है। ये जो एरिया है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज़ वर्क डन, ठीक है ना। ये क्या है? ये वर्क। वर्क डन है। तो ये एमसीक्यूज आएगा कि जब फोर्स वेरिएबल होती है तो फिर आपके पास जो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व होता है वो किसकी इक्वल होता है बेटे? वो वर्क डन की इक्वल होता है। और हम वर्क कैलकुलेट जब कैसे करते फोर्स हैं? वेरिएबल होगी तो जी एरिया जी जी, फोर्स जो आंसर है वो फोर्स वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो इसको हम कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और आपके जहन में होनी चाहिए, वो ये कि यहाँ से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, फिर हम हर टुकड़े का वर्क अलग, यानी इसको हम W1 कहेंगे, इसको W2 कहेंगे, ये W3 हो जाएगा। इसी तरह जितने भी हम पार्ट्स बनाएंगे उन सारों को हम एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क जो है उसकी इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया। अब हम ज़रा आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये मैं इसको लाइटली जाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। अब यूनिट्स पे आ जाते हैं, राइट। यूनिट्स क्या क्या हैं वर्क के? वर्क के यूनिट हैं भाई आपके पास जूल, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया न्यूटन मीटर होंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स के लिए यूनिट आएगा न्यूटन का और मीटर है फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो इन दो को हम अगर ओवरऑल कंसीडर करें तो न्यूटन मीटर जूल की इक्वल आता है। इसके एक और यूनिट भी होता है। बेसिकली ये सारे वर्क जो है ना, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैं इधर लिख भी देता हूँ कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो जो एनर्जी की यूनिट्स होती हैं वही वर्क की यूनिट्स होते हैं। ये एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर भी एनर्जी, किलोवाट आवर जो है ये पावर का एक यूनिट है, यानी इसको हम थोड़ा सा टाइम के साथ लिंक कर लेते हैं चूँकि आवर आ गया। किलोवाट की अगर हम बात करें तो किलोवाट
आवर ये एनर्जी का ही यूनिट है। ओके सॉरी, ये किलो वाट आवर है एनर्जी का यूनिट है। बेसिकली जो वाट है ना, हम आगे पढ़ेंगे, ये आएगा पावर वाला टॉपिक। वाट इज़ एक्चुअली इक्वल होता है किसके, जूल पर आवर या जूल पर सेकंड, यानी टाइम की इक्वल होता है यहाँ पे। तो यही चीज़ जब हम किलो में ले जाते हैं, किलो का मतलब होता है 3 × 10⁻³ तो ये किलो वाट, और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि आवर मीन्स के पर आवरली, फिर ये डिवाइडेड बाय, तो ये जो वाट का नीचे टाइम डिवाइड हो जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाते हैं। हम ये उस पे आते हैं ना तो अभी समझ आ जाएगा उसको, फ़िलहाल इसको आप रहने दें। आप इसको इसलिए मैं ये रेस कर रहा हूँ ताकि ये आपका कंसेप्ट जो है वो ख़राब ना हो यहाँ तक, होपफुली के यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये आपने एज इट इज़ मेमोराइज़ करना है, तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आप याद कर लें तो बेहतर है। ठीक है बेटे, ठीक ये है। जो है ना, चलो मैं आपको बता दूं, ये वाली जो चीज़ है कि 1.6 एक्सपोनेंशियल -19, ये सिर्फ यहाँ तक जूल के अलावा, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम इतने ही इलेक्ट्रॉन्स पर जब चार्ज की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है। ठीक है, जी सर। और याद रहे ये कंपैरिजन पे एक एमसीक्यूज़ आपका बना हुआ भी है, तो इसलिए इसको भी आप मेमोराइज रखें कि किलोवाट आवर जो है दैट इज़ द सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट। वन जी, फिर वाट है, और फिर वॉट उसके है, बाद जूल और 1 जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें जी, याद। ये आपको याद है। ओके, अब आ जाते हैं, एक वर्बली डिस्कशन है हमारे पास, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्व वर्ड एक आप बस याद रखें, कंजर्व का मतलब होता है दैट इज़ नॉट गोना चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और कोई चीज़ आपकी जो कुछ नेचुरल फोर्सेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो चेंज नहीं होती आपकी उन एक्शंस की वजह से, तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक ओके, है। इसके बाद नॉन कंजर्वेटिव क्या होंगी, जो कंजर्व नहीं रहती। अब हम देखते हैं कौन सी कंजर्वेटिव हैं और कौन सी वाली नॉन कंजर्वेटिव हैं। अब ज़रा चेक करें बेटे, पहला है जी वर्क। इसमें कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब जितनी भी है ना, ये असल चीज़ आपको याद रहेगी, इसके बाद हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच जो फोर्स है, या स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक फोर्स होती है, या मैग्नेट की वजह से जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फोर्स, दीज ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ये नेचर की डेवलप्ड फोर्सेज हैं, ये कंजर्व रहती हैं हर हालत में, दैट्स वाई वी कंसिडर दैम एज अ कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब अगली बात क्या है, फ्रिक्शन की फोर्स है। फ्रिक्शन की जो फोर्स है, या वेट अप बच्चे, हेलो जी भाईजान, ओके। तो बेटे फ्रिक्शन की फोर्स, क्योंकि ये गाड़ी की मूवमेंट की बेस पे ब्रेक लगाने की वजह से, एयर रेजिस्टेंस है कि आप कितना एक्सेलरेट करते हैं उसकी वजह से एयर ड्रैग आपको फील होगा, और लास्ट में है टेंशन। दीज ऑल 3 फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव। इनकी क्वांटिटी, इनकी मैग्नीट्यूड कंजर्व नहीं रहती, ये वेरी करती है जैसे जैसे आप यानी कि अपनी फोर्स को चेंज करती है। होपफुली आपको वर्क पूरा क्लियर होगा। क्लियर है? सर आप अच्छा मुझे नेक्स्ट। तो फिर हम अच्छा जी बच्चे, सर अगर अभी आपने जाना है तो आप मुझे नोट्स भेज दें, मैं ये पढ़ मैं लूँगी नोट्स तो तब। भेजता हूँ, बिल्कुल मैं नोट्स भेजता हूँ और आप गो थ्रू हो जाएं। मुझे बस एक भाई आ रहे हैं, कोई उनको बस रिसीव करना है, तो 4 मिनट में, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं है। तो भाई आ रहे हैं, फिर तो बताता हूँ। वो अभी उन्होंने मुझे कॉल नहीं की है, वो अभी आ जाते हैं, तो मैं अभी जब तक काम चल रहा है तो 4 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, रिज्यूम मैंने कर दी है रिकॉर्डिंग, और बेटा हमारा टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का पहले बुनियाद है। पहले तो आपको ये, आपने थोड़ी देर पहले देखा कि वर्क जो है वो क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। जाहिर है ये अगर एनर्जी की फॉर्म है तो लाजमी सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जब हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और फिर पोटेंशियल एनर्जी भी इसी तरह की फॉर्म है। तो फिर वर्क को हम कौन सी एनर्जी लेंगे? तो वर्क एक्चुअली आपके पास अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें, ठीक है। उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़ीरो होगी, और अगर हम किसी हाइट के हवाले से बात करते हैं तो फिर वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क होगी। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ये तो हमें पता है कि ½ mv² है, ये उसका फार्मूला होता है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है जस्ट लाइक द वर्क, तो इसके भी कोई यानी आप कहें कि डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है और मैस का आपस में क्या रिलेशन है, तो याद रहे कि k ½ mv² है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। वेलोसिटी के साथ इसकी स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है,
और इसके बाद बेटे ये मोमेंटम की, ये मैंने कल परसों भी आपको ये चीज़ ड्राइव करके दी थी। अगर आपको नहीं आता तो मैं भी विदिन 2 मिनट्स में ड्राइव कर देता हूँ। 1 मिनट बेटा, आज तो पता नहीं कॉल्स कहाँ से इतनी ज़्यादा आ रही है। बता बेटे, हमने कहा कि जी काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ क्या लिंक है। आ जाओ बेटा, मैं ये क्लास ले लूँ बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा बेटे, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या लिंक है बेटे? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर है ना, ऐसी बात। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को यानी कि आप इस को मोमेंटम के साथ लिंक करना चाहते हैं तो मोमेंटम का भी आपको पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू mv होता है मोमेंटम। तो आप क्या करते हैं बेटे, यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू जो है वो आप इधर पुट करते हैं। कैसे पुट होगी बेटे? काइनेटिक एनर्जी मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, इधर एम वी और मल्टीप्लाइड बाई फिर से वी लिख देता हूँ। वी का स्क्वायर है ना, तो 2 बार मैंने वी लिख लिया। ओके, अब क्या होता है, ये जो चीज़ पड़ी हुई है एम वी, ये एक मोमेंटम है और ये खाली वी पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको भी m से ज़रब दे दूँ ऊपर और नीचे भी m से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर एम वी एक और भी बन जाएगा, हो जाएंगे 2। तो अब क्या होता है बेटे कि आप इन 2 एम वी को p इसकी वजह से भी लिख लिया, पहले वाले एम वी से, फिर दूसरे वाले से भी हम इधर p लिख लेते हैं, तो ये हो गया और नीचे 2m आ जाएगा। तो इसलिए ये ऊपर हो जाएगा p का स्क्वायर और फिर नीचे क्या होगा 2m। ये काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल आ जाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मोमेंटम के साथ लिंक्ड है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन तक आ गया तो फिर ये आपसे पूछेगा, अदरवाइज़ यानी आप कहें कि इतना ज़्यादा तंग करने वालों में से नहीं होगा। यहाँ पे अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अब क्वेश्चंस या इसमें से हम क्या अखज़ करते हैं, मॉरल्स क्या निकालते हैं? आपको पता है बेटे कि वो आपको डायरेक्ट स्पीड का लिंक पूछेगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। स्पीड आपने डबल की यानी वेलोसिटी आपने डबल की, वो कहता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? आपको पता है वेलोसिटी की जगह पर आप लिखेंगे 2v, यानी v की जगह पर क्या होगा आपके पास 2v। कैसे होगा भला? यानी पहले अब तो वेलोसिटी है ना, जब डबल करेंगे तो वो 2v हो जाएगा, 2v का स्क्वायर हो जाएगा। 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर वही पुरानी वाली वैल्यू उधर आ जाएगी, 4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी 4 टाइम बढ़ जाती है। यानी आप कहें कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम बढ़ जाती है। अगर स्पीड ट्रिपल करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, तो 9 टाइम बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में वो पूछ सकता है। मूविंग बॉडी हमेशा काइनेटिक एनर्जी रखती है और उसी का मोमेंटम होता है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो उसके अंदर या तो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर नहीं भी हो सकती। अगर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप कहें कि कोई ना कोई है तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी अगर उसने सम सर्टेन हाइट अचीव की हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके बाद है बेटे काइनेटिक एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट किया है इसने पॉइंट, तो वो स्केलर है। अब काइनेटिक एनर्जी पर हम ज़रा आते हैं, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो आप कह रहे थे कि सर ये कौन सा है, एक और टॉपिक था। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि टोटल वर्क जो है वो किसकी इक्वल होगा, वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल यानी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ एम वी का वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। ये बेटे आप काइनेटिक एनर्जी का ये प्रिंसिपल यूज़ करते हुए ये आप इक्वेशन को जो है ना वो मेमोराइज़ कर लें, ये आने वाली है, या आप कहें कि इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मुझे बताएं, इसको थोड़ा सा री एनालाइज करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। अगर हमारे पास ये वाला पार्ट यानी सेकेंड एनर्जी या फाइनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो नेट वर्क जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना जी। इसका मतलब ये देखें ज़रा, उसको उसने शॉर्ट किया है कि इफ़ नेटवर्क ग्रेटर देन ज़ीरो है
ग्रेटर दैन ज़ीरो कब आएगा? जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। मैं ज़रा इसको अब आसान कर देता हूँ। यहाँ देखिए बेटे, जब ये वैल्यू ग्रेटर होगी इस वैल्यू से, तो इट मीन्स कि हमारी कोई गाड़ी थी वो पहले स्लो थी और स्लो के बाद फाइनली वो क्या हो गई, स्पीड उसने पकड़ ली, हाई स्पीड पे चली गई। तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी स्पीडी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी स्लो थी। तो जो नेट वर्क है ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी मैं कहूँ कि पहले 10 थी तो फाइनली, और फिर 5 पहले थी, तो हम इन दोनों का डिफरेंस 5 इज़ द पॉजिटिव वैल्यू। सो ओवरऑल क्या होगा, वर्क, नेट वर्क जो है दैट विल बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर इंक्रीज़ होगा, स्पीड अगर इंक्रीज़ होगी, तो हमेशा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। याद रहेगा बिल्कुल। इसके हम्म। विपरीत साहब, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है, या स्पीड कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है स्पीड के ऊपर, तो बेटे हमेशा वर्क जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा। अब सर ये चीज़ मतलब इसमें कैसे? ये है कि अगर वेलोसिटी या स्पीड, हम्म, फाइनल वेलोसिटी इज अगर ग्रेटर, ठीक है, हाँ, वर्क जौन सा होगा वो वो पॉजिटिव ग्रेटर होगा। होगा। और जब हमारे पास वी एफ हम्म, छोटी होगी देन वी हम्म, आई, जी जी, तो अपना नेग वर्क जौन सा होगा वो नेगेटिव वो होगा। हाँ, ज़ीरो से लेस होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव। जीरो से लेस होगा। जी, और जब हमारे पास वी एफ और वी आई इक्वल होंगे, वेलोसिटी यानी और कांस्टेंट स्पीड से कोई फाइनल, बॉडी मूव कर रही है तो हाँ फिर, कौन कर रही है, तो जी, फिर हमारा वी डब वर्क, टोटल वर्क हमारा वो भी जीरो के कांस्टेंट ही इक्वल। रहेगा। हाँ, मतलब उसको चेंज ज़ीरो हो जाएगा ना। चेंज हम पढ़ रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी का चेंज है असल में। तो जब चेंज ही नहीं है, एक चीज़ कांस्टेंट चल रही है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसको क्या होना चाहिए, ज़ीरो ही होना चाहिए वर्क। ठीक है, नेटवर्क याद रहेगा। बिल्कुल। फिर आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ये मैंने पूरा कंक्लूड करके आपको दिया हुआ है इंशाल्लाह, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, टॉपिक 3 है बेटे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है, तो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पोजीशन, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट। कॉन्फ़िगरेशन आप कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रैक्टेड है या रिलैक्स स्टेट में है, या स्ट्रेच स्टेट में है। ये उसी की कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट एक ही वर्ड है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन को रेज करके इजी वर्ड को हम रख रहे हैं स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है कि कोई स्प्रिंग वगैरह स्ट्रेच है या कंप्रेस्ड है किस तरह से, फिर उसके अंदर उसी तरह की, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने क्या पढ़ा, वर्क स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों स्केलर्स हैं। याद रहेगा। अब बिल्कुल। वर्क जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी की बेटे हम बात करते हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है बेटे? बिल्कुल। ओके। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम कहते हैं कि नियर अर्थ सरफेस। यानी ये जब हम मैयर करते हैं तो बेटे इसका एक फार्मूला बेसिक है, विच इज़ यू इज़ इक्वल टू, या एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ये जो एम जी एच है, ये है एम फॉर मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जी इज़ द ग्रेविटेशनल पुल, एंड एच इज़ द हाइट एट रेफरेंस पॉइंट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊंचा हम बात कर रहे हैं। अगर हाइट जो है वो ज़ीरो होगी, यानी कि चूज़ की जा सकती है आर्बिट्रेरली अगर हम, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम उस टाइम पे क्या कहेंगे कि चेंज इन द हाइट वाली पोजीशन। मैं इसको आसान कर देता हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है, ठीक है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि अगर कोई बॉडी है, ये पड़ी हुई है बॉडी, आपने इस बॉडी को उठाया और एक और जगह पर रख दिया, ये यहाँ ला के रख दिया। पहले इधर h इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, अब h इज़ इक्वल टू वो 10 है मीटर सपोज़। तो अब जो है ये 0 से 10 मीटर तक गया है, तो ये जो चेंज आया है, ये पहले h1 था और ये बाद में h2 है, तो h2 माइनस h1, इसको वो डेल्टा h लिख रहा है, राइट, ये वाली चीज़। तो एम जी और जो डेल्टा एच है ना, ये बेसिकली वो 10 मीटर है जो फाइनल हाइट से इनिशियल हाइट को हमने माइनस किया है। होपफुली कि आपको अभी याद रहेगा, ठीक है। और इस पे अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको थोड़ा सा एलेबरेट करूँ मैं मज़ीद, तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, और एम जी दोनों में से कॉमन ले लें तो एच टू माइनस एच वन जो है ये रह जाएगा। उम्मीद है आपको बेटे ये याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्या है,
जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये अर्थ से हट के अगर किसी और बॉडी की अगर हम बात करें, जो कि आप कहें कि कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, तो उस टाइम पे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, जिसको कैपिटल जी कहते हैं, और इसकी ये वैल्यू गिवन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको आपने मेमोराइज़ करना है, या ये आपके कैलकुलेटर वगैरह पे कहीं लिखी हुई मिल भी जाएगी। सर कैलकुलेटर ही तो नहीं। अलाउड ही नहीं है। अच्छा, वाह, तो फिर आप दोबारा करें, थोड़ा सा इनको मेमोराइज़ करना होगा आपको। तो इसके बाद पता नहीं सर, तो अलाउ करना चाहिए। अब कितना हाँ, होना आगे तो जमाना। चाहिए, इतना ऐसी भी कोई मतलब वो नहीं होनी चाहिए कपल जी। चलें बेटा जी, आगे हम देखते हैं कि जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। एम जो है मैस ऑफ द प्लेनेट या अर्थ होगा। दूसरा, जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी एक बॉल है वो मून के ऊपर पड़ी है, तो उस बॉल के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, तो एम जो है ये मून का मैस होगा, स्मॉल एम जो है ये मेरी उस बॉल का मैस होगा। रेडियस क्या होगा, ये रेडियस वो डिस्टेंस होगा जो अर्थ के सेंटर से लेके या मून के सेंटर से लेके मेरी बॉल के सेंटर तक का डिस्टेंस पड़ा होगा। यानी दिस इज़ एक्चुअली, मैं इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ। ये आपके पास बेटे मून है, ये मून पड़ा हुआ है और ये कोई छोटी सी बॉल है, तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस आर होगा, ठीक है ना। तो बस इतना सा है। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो आगे मूव करें, मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी हो गया। इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? सर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे जो थोड़ा बहुत आ रहा है ना वो पोटेंशियल वाले में आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऊपर वाले एक में बार ये? बता देंगे पोटेंशियल एनर्जी। हाँ एक बार फिर बता देंगे, इसकी ये जो अच्छा, पॉइंट्स है मैं ना बता नीचे देता हूँ, लिखे हुए, मैं ये बता बता देता हूँ। देखो ना मेरे बच्चे, सिंपल ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का बस इतना सा फार्मूला आपको पहले तो याद होना चाहिए। ठीक है। ये क्या है, एम जी एच, किसी बॉडी का मैस, अर्थ की हम्म। ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव पुल जो 9.8 लेते हैं, ये वो है। और फिर एच मीन उसकी कितनी हाइट पे पड़ा है, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर है। ठीक है, आपने सर एक ये क्या ईंट है आर्बिट्रेरीली वाला h इज इक्वल टू 0? जो यहाँ पे मैंने बनाया था, ये वाला H1 वाला। ये आपने लिखा ना रेफरेंस पॉइंट, ये वाली चीज भी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा और ये अच्छा, नहीं। ये यहाँ पे देखो ना, h इज़ इक्वल टू 0 से क्या मुराद है, रेफरेंस पॉइंट। कि हम आम तौर पे जिस भी जगह, अब देखो ना बेटे, आप अगर बेड पे बैठे हैं और आप बेड से ऊपर ऐसे हाथ करके सामने कहते हैं कि मुझे इस तरह की इतने साइज़ की एक छोटी सी बिल्ली चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ज़मीन से लेकर आपके हाथ तक इतनी तो बिल्ली होती नहीं है। आपका मतलब ये होगा कि वो बेड से लेकर ये इतने हाथ तक की बिल्ली चाहिए, राइट। या आप बाज़ दफ़ा 2 हाथ एक ले के सामने यूँ करते हैं, एक लोअर लेवल पे रखते हैं और एक हायर लेवल पर कहते हैं इतना बड़ी कोई चीज़, राइट। ये जो 2 हाथ आप रखते हैं, इट मीन्स कि आप एक रेफरेंस दे रहे हैं और फिर उससे इतनी हाइट। तो वो आर्बिट्रेरली आपके नज़दीक जो नीचे वाला हाथ होगा वो 0 को फ़र्ज करता है, हालांकि वो 0 हाइट पे तो नहीं होता ना। जी सर। जैसे मैं अगर आपको एक बात करूं, हम जैसे पढ़ रहे होते हैं बेटे उधर डाइनिंग पे, तो वहाँ मैं टेबल से ऊपर थोड़ा सा हाथ उठा के कहूँ कि इतना बड़ा सा ऊंचा सा मेरा लैपटॉप है, या इतना बड़ा सा कोई मैंने कोई चीज़, ये इतनी मोटी सी बुक मैंने देखी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़मीन से इस लेवल पे, मैंने टेबल के लेवल को आर्बिट्रेरली उस हाइट को 0 लिया। फिर मैंने कहा कि 0 से लेकर यहाँ तक, इट मीन्स कि इतनी हाइट की चीज़ है। जैसे जग की हाइट है ना, तो जग की हाइट को आप किसी सामने वाले बंदे को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 हाथ बताएंगे इतना सा बड़ा जग है, एक नीचे हाथ होगा एक ऊपर वाला, तो नीचे वाला हाथ 0 रेफरेंस को शो कर रहे हैं, यहाँ से लेकर ऊपर वाले हाथ तक। बात समझ गए? जी। तो वो जो हम एक रेफरेंस लोअर लेते हैं ना, वो आर्बिट्रेरली होता है, वो फर्जी हमारा रेफरेंस होता है। एक्चुअल में तो इतना नहीं होता। एक्चुअल में तो कहने का मकसद है कि हम ज़मीन से तो नहीं वो हाथों पर कर रहे होते ना। तो एक्चुअल में सर ये है कि हम h इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। हाँ, हम 0 ले लेते हैं बस। तो अब यहाँ पे बेटे जो असल में होता है, जो डेल्टा एच की जो बात कर रहे हैं ना आगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और माइनस इनिशियल। तो फाइनल के लिए mgh2 लिखते हैं दूसरी हाइट पे और mgh1, तो दोनों में से mg को कॉमन ले लें तो h2 माइनस h1 हो जाएगा। अब तो क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल हाइट जो बड़े वाली है वो हाइट में से छोटे वाली को माइनस कर लें, तो जो चेंज आएगा, यानी आपने कोई एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ले यहाँ रखा यहाँ तक, तो ये जो नीचे से ऊपर उठा के आपने इधर रखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। इधर एनर्जी उसकी कम थी 1 पॉइंट पे, अब ऊपर वाले पॉइंट पे जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और वो कितनी ज़्यादा होगी, वो इन 2 हाइट्स की चेंज मल्टीप्लाइड बाई mg के साथ होगी।
क्लियर? जी। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये वाले पॉइंट्स जो हमारे रह गए हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, डब्ल्यू जो है वो डेल्टा यू माइनस कर लेते हैं हम। ये वाली पड़ी है वैल्यू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, ये माइनस जी एम एम ओवर आर, ये एक यूनिवर्सल आपको कहें कि एनर्जी है, जनरल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए माइनस लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो हमेशा नेगेटिव क्यों लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है बेटे कि वो ग्रेविटी से अपोजिट जा रहा होता है, हम उसको उल्टी साइड पे लेके जा देते हैं। अच्छा, अब इफ़ ग्रेविटी डज नेगेटिव वर्क, अगर ग्रेविटी यानी कि ये वाला डब्ल्यू नेगेटिव हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर डेल्टा यू को पॉजिटिव लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। क्या मतलब है, यानी ये नेगेटिव साइन को मैं इधर ले आऊँ, वर्क नेगेटिव कंसीडर करूँ, तो फिर एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो एनर्जी में इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर अगर वर्क को मैं पॉजिटिव रहने दूं तो फिर एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी माइनस नेगेटिव में। यानी इन अदर वर्ड किसी एक के साथ आपने ग्रेविटी की वजह से वर्क के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, याद रहेगा? जी सर। इतना मुश्किल नहीं है, इस पे ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे यहाँ तक आप याद रखें जो ये आपको मैंने फार्मूला बताया, और इससे भी एम ये वाला है, MGH वाला, दैट्स इट, ठीक है ना? ओके, अब आ जाते हैं बेटे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके पास अब स्प्रिंग आ गया, उसके अंदर भी तो एनर्जी स्टोर होती है। अब वो उसमें पोजीशन की बात ही नहीं हो रही, ना उसकी हाइट की बात हो रही है, बल्कि अब हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल एक टेबल के ऊपर स्प्रिंग को खींच लेते हैं तो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। अब x क्या है, x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब क्या है इस बात का, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इसका मतलब ये है बेटे कि ये आपके पास एक टेबल पड़ी हुई है, यहाँ आपने एक स्प्रिंग बांधा और इसको खींच के यहाँ तक एक मैस को ले आया। नॉर्मली क्या था कि इस टेबल के ऊपर ये जो मैस है ना वो इधर रुकता है, तो आप इसकी मेन पोजीशन से आपने ये जो इतना डिस्टेंस इधर की तरफ कवर किया, ये वाला, दिस इज़ x। फिर जब ये छोड़ेंगे आप तो ये क्या होगा, ये इधर इधर आके यहाँ पे भी इधर कंप्रेस हो जाएगा, यानी ये अपनी मेन पोजीशन से मज़ीद अंदर तक जाएगा कंप्रेस होने के लिए, वो भी एक x होगा। तो x क्या है, वो स्ट्रेचिंग डिस्टेंस है जो उसकी मेन पोजीशन से ऑनवर्ड ऊपर की तरफ राइट साइड पे खींचेगा। तो हाफ के एक्स का स्क्वायर, के क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, न्यूटन पर मीटर, और ये भी वैल्यू आपको गिवन होती है, आपको के भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, और आपको कहते हैं कि आप एनर्जी कैलकुलेट करें तो फिर आपने सीधा ये फार्मूला लगा लें, याद रहेगा? यस सर। होपफुली इंशाल्लाह आप एक दफ़ा दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको बेटा नहीं मुश्किल होगी। आ जाता है अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी पूरी दुनिया जहान और कायनात के अंदर कंजर्व रहती है। अब मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिलाएं तो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो अगर काइनेटिक और पोटेंशियल की इनिशियल वैल्यू आप ले लेते हैं तो वो उनका सम करें आप, तो हमेशा फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल होगी वो दोनों आपस में इक्वल होगी। क्या मतलब है इस बात के, इसको एक आसान से एग्जांपल से समझ लेते हैं। बेटे आपके पास यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक बॉल है, क्या है, बॉल है, और इस बॉल को यहाँ से हम एक हाइट से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। अगर हम ये पोजीशन 1 लें और ये पोजीशन 2 लें, यहाँ पे ये ग्राउंड है आपका, नीचे ज़मीन है। अब आप ज़रा ये देखें कि पोजीशन 1 से देखें तो हम यहाँ पे ये h हाइट है इसकी, तो यहाँ पे इस बॉल की जितनी भी एनर्जी होगी आप कहें कि रुकी हुई है, तो वो ज़्यादातर पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, बिकॉज ऑफ पोजीशन, बिकॉज ऑफ हाइट। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किसकी इक्वल होगा, उसकी TE टोटल एनर्जी की इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, इस बॉल को आहिस्ता से मैं रिलीज़ करता हूँ, वो रिलीज़ करता हूँ तो यही काइनेटिक एनर्जी यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि आप बॉडी ने मूव करना शुरू किया, मूव करते 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 जब वो यहाँ पहुँचेगी तो उसकी सारी काइनेटिक, उसकी हाइट अब 0 हो चुकी होगी इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट, जब टकराने वाली होगी हाइट इक्वल टू 0 हो चुकी होगी। तो अब सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। तो अब आपके पास यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी तो होगी, लेकिन अब पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी और सारी की सारी वैल्यू जो है वो इसकी आ जाएगी, 10 लिखें, 20 लिखें, जो भी लिखें।
पहले वो सारी पोटेंशियल एनर्जी थी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ज़रा इसको मज़ीद आसान कर देता हूँ, इनको हम यहाँ से अरेज कर लें बेटे, ताकि हमारे लिए ये समझना आसान हो। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, जो मैंने ये कोई निकाली हुई है, यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी, ज़ीरो थी, प्लस थी, इधर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 10 वैल्यू दे देता हूँ। जब ये बॉडी मूव करी और नीचे यहाँ पे आई तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, अब हाइट ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक अब सारी की सारी 10 हो जाएगी। तो फिर भी दोनों का सम जो है वो 10 = 10 ही रहेगा। ये असल बात है। जी सर, याद समझ रहे। आ गई कि एक ओके। एनर्जी ने दूसरी एनर्जी को हाँ, एस्केलेट दूसरे के अंदर इंटर हो कन्वर्जन गई। हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, दैट्स इट। अगर हम इन्हीं की वैल्यूज़ पुट करें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, हाफ एम वी आई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाला स्क्वायर, और उसके बाद हाइट इनिशियल वेलोसिटी वाली, यानी इनिशियल जो हाइट होगी वो इज़ इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर प्लस एम जी एफ। ये एक कभी दे सकता है, अदरवाइज इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जो आपको असल में कंसेप्ट पता है वो दैट्स इट। अब वो कहता है कि जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, मेरे ख्याल से इसको निकाल देते हैं, इसको छोड़ें। अब यहाँ पे ये देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट मीन कि एक पोजीशन पे है, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक। काइनेटिक में, दैट्स इट। फिर देखिए जी मूविंग अगर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मूविंग बॉडी अगर रुक रही है कहीं पे तो वो काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल में जाती है। फिर क्या है जी, कंप्रेस करते हैं आप स्प्रिंग को, तो आपने फोर्स लगाई, मूव कराया, मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी थी स्टोर हो गई किसके अंदर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी एनर्जी किधर जा रही है। ये बात हो MCQ में पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वर्क। वर्क का क्या मतलब होता है बेटे, जब आप पावर को आप, मतलब ये होता है कि आप वर्क को डिवाइड कर दें बाय टाइम। जब आप ये एनालाइज कर लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम के अंदर कितना काम किया, दिस इज़ कॉल्ड पावर। उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी पावर कम है, उसकी पावर फ्लॉ है। एक इंजन की पावर अच्छी भी होती है, कम भी होती है, क्यों होती है, बिकॉज कि वो थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा वर्क कर देते हैं, राइट। तो ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये पावर है आपके पास। फिर पावर को अगर हम बेटे उसमें लिखें, क्या कहते हैं कि इक्वेशन के अंदर, तो ये वेलोसिटी और फोर्स का आपस में मल्टीपल होता है, मोमेंटम, सॉरी। तो इसी को, सॉरी मोमेंटम नहीं, ये पावर होती है, और इसी से हम वहाँ पे एक चीज़ जो वेरी करती है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसको वो करके बता दूँ, क्या कहते हैं कि इसकी ये इक्वेशन कैसे बनी है, ये वाली इक्वेशन इसको हम देखते हैं। वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, डिवाइडेड बाय टाइम आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर पी। अब बेटा मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है। हमने पढ़ा है वेलोसिटी होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ओह अच्छा, वेलोसिटी हाँ वेक्टर होता है। सॉरी हाँ, सॉरी। तो इसलिए ये दो वेक्टर हो जाएंगे। अब वेलोसिटी और फोर्स का जो मल्टीपल है ये आ जाएगा एफ वी कॉज ऑफ थीटा, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो ये पावर की इक्वल आ जाएगा। तो आपको पावर की इक्वेशन कहाँ मिल गई, एक तो पावर है वर्क बाय टाइम, ये इक्वेशन भी है, और दूसरी जो इक्वेशन है बेटे वो है आपके पास एफ वी कॉज ऑफ थीटा। मतलब अगर कोई आपको बॉडी की फोर्स दे दे और उसकी वेलोसिटी दे दे और फिर ये कहे कि इतने एंगल पे वो, इनके बीच थीटा है एंगल, तो फिर आप आराम से उसकी पावर आउटपुट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर। ठीक है ना, होपफुली कि आपको ये समझ आएगा। अब पावर की यूनिट क्या है, वाट यूनिट है इसका, ठीक है, और ये क्या है 1 जूल पर सेकेंड, यानी जो जूल होंगे यूनिट वो 1 जूल वर्क के लिए, और पर सेकेंड मीन फॉर टाइम, तो ये दोनों का यानी आपस में जो डिवाइडेड है। अब हॉर्स पावर भी एक यूनिट है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ये एक हाँ ये भी जनरल बड़ा क्वेश्चन है। जी ये तो बहुत ही आता है, ये तो इवन फिजिक्स में भी मैंने देखा है। जी जी जी, ये आप हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। मतलब ओ सॉरी, मतलब सर फिजिक्स का जो अपना पेपर आता है हाँ उसमें, हाँ, उसमें भी होगा, तो हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, ये मत भूलिएगा कि हम मतलब MD कैड में भी हाँ है ठीक और है ठीक है भी ठीक है। इम्पोर्टेंट। तो क्या हुआ, हॉर्स पावर ये कॉमन यूनिट है ना, तो अक्सर वो पूछ लेते हैं MD कैट के कन्वर्जन उसमें कि यार ये कितने वाट की इक्वल होता है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। और किलो वाट के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हम पढ़ के आए हैं, तो वो 1000 वाट की इक्वल होता है, 1000 वाट, याद रहेगा। जी
अब की पॉइंट्स हमने क्या देखे, ये वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है वर्क, क्योंकि वर्क तो हम ये पहले पहले पढ़ के आए हैं। और पावर किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम। ये ऊपर के दो पे भी डिपेंड करती है, एंड टाइम एज वेल भी, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम, क्योंकि ये वर्क और टाइम का आपस में लिंक है, तो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो लाजमी सी बात है ये टाइम के साथ एडिशनल एक चीज़ आ गई तो ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। गॉट इट। जी सर। अच्छा, फिर सेम वर्क कैन बी डन एट डिफरेंट पावर रेट्स, इसको भी छोड़ दें फिर ये बात। ओके, चलें जी, हाँ इसके बाद चलते हैं। एस्केप वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी को असूलन उसके अंदर आपके नहीं होना चाहिए था चैप्टर के अंदर, ये बेसिकली 5th चैप्टर एक अगला यूनिट आ जाता है उसके अंदर था, लेकिन चलो उसने बता दिया है तो हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। बेटे एस्केप वेलोसिटी से मुराद ये होती है कि अगर ये आपकी अर्थ है ना, ये अर्थ है हाँ, सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को छूटना हो तो वो वाली वेलोसिटी। जी, तो ये अर्थ से एस्केप करके दोबारा इसके इर्द गिर्द रोटेट ही करती रहे और दोबारा अर्थ पे री बैक ना आए, इसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को बाईपास कर जाए। ठीक है ना, तो ये जी कहते हैं सर। कि वो कम से कम वेलोसिटी, यानी अब इससे ज़्यादा भी होगी हाँ तो वो भी एस्केप में काउंट होगी, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप अ प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, ये आपके पास एस्केप वेलोसिटी होती है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी फिर जीरो काइनेटिक एनर्जी, इसको छोड़ें। अच्छा जी, सर यहाँ पे जी, जो आपने notes मुझे बना के दिए हैं ये मैं प्रिंट करवा लूँ ना, तो अभी हाँ तो आपने उस पे गंद कर दिए, तो मतलब ये गंदे मतलब साफ वाले भी मिल जाएंगे मुझे? हाँ मिल जाएंगे, ये आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है कि बच्चा आपको कम से नहीं नहीं कम नहीं सर, वो याद रहे। मेरा है, वो आप जो ये इस पे स्क्रिबल वगैरह करें ना, मैं बताऊँ क्या करूंगी। हम्म अभी मैं नोट्स मंगा लूंगी ना, फिर मैं आपका एक बार लेक्चर फिर सुनूंगी और मैं खुद इस पे स्क्रिबल करूंगी, जो चीजें आपने बताई है ना हम्म हम्म। उस पे जॉइन कर लूंगी कि मुझे याद रहे। अच्छा ठीक है, तो फिर इस अभी आपको ये क्लीन वजह चाहिए दोबारा। क्लीन दे दें, मतलब अभी आपने जो उस पे करना है आप कर लें, क्योंकि वो तो वीडियो में ऑफ कोर्स आता जाएगा ना, तो जी अच्छा जी जी, रहेगा। जब मैं आपकी वीडियो देखूंगी ना तो मैं इस पे खुद स्क्रिबल कर लूंगी, खुद फिर मैं ये मतलब साथ अपना। साथ रेज करता जाऊँ फिल वक्त। ओके, आपको नीट चाहिए दोबारा से डॉक्यूमेंट। इसकी एक और कॉपी नहीं होगी मतलब जो साफ सुथरी वो सही मैंने आपको होगी? पहले जो भेजी है वो क्लीन थी ना, अब इसमें थोड़ी छोटी सी चीज़ें मैंने बस रिमूव की हैं जो अभी आपके साथ एडिट एक करूँगी सेकंड इसको। सर, वो बिल्कुल क्लीन नहीं है, मैं हाँ हाँ आपको वो बता। बिल्कुल साफ़ है, नहीं वो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें एडिट नहीं है। अभी मैंने देखी थी इसमें एडिट जी सर, उसमें है शुरू शुरू में वो जो पहले वाला हमने ऐड किया था शायद वही वाला है, इसके अलावा नहीं होगा। एक ही मैं सा, उसमें मैं मैथमेटिकल सारा क्लीन फॉर्मूला। कर लूँगा, ये नई फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ एंड में बस अनडू कर दीगा ना ये सारी चीजें। ओके 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 ओके, हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कोई इशू, यहाँ तक क्लियर है राइट। हाँ अच्छा सर, ये हम ये escape वेलोसिटी वाला करते हैं ना, फिर आप 5 मिनट लीगा, आप इसको कैंसिल 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 अनडू कर देगा ना, फिर मैं ना ये उसको उनको भेज दूंगी, वो जो अपना है ना प्रिंटर वाले अंकल, हम्म, ताकि मामा जब आए तो फिर वो लेती आए प्रिंट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं। सारा ही अनडू कर देंगे, जितनी भी हाईलाइटिंग वगैरह भी हुई है ना, क्योंकि वो अरे ये तो कितना काम है आपके लिए। ये डिलीट ही होगा, ऐसे नहीं। अभी सर ये रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, आपको पता है। ओह माय गॉड। ओके बेटे, अब डेरिवेशन एस्केप वेलोसिटी की आती तो नहीं है, और ये मैंने आपको इसलिए दिया कि आप फाइनल फार्मूला बस ये वाला आपने याद रखना है, ये फार्मूला, एक ये याद रखना है और एक ये 2GR वाला याद रहेगा। ओके। हाँ, और ये कैसे आया है, आप अगर ये पिछली रिवीजन को नहीं करना चाहते तो ये अपने तौर पर मैं अरेज भी कर देता हूँ, लेकिन अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे आएगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सर नहीं अगर मतलब आप इसको कर दें, मैं वो ये मेरे ख्याल से मुझे याद है कि ये किस तरह आई थी, क्योंकि ये 9 क्लास में भी था और फिर आगे बस भी इसका फाइनल था। फार्मूला ये है, आप इसको देख लीजिएगा, ये दो फार्मूले हैं। ठीक है, जब कोई जनरल बॉडी की बात होगी और फिर जब अर्थ के हिसाब से एस्केप वेलोसिटी की बात होगी। अब जी आपको पता है हम्म। अर्थ का रेडियस, आप सिर्फ आर को याद रख लें अपने तौर पर, तो ऑटोमेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं अर्थ के लिए ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है, और
मून के लिए 2.4 किलोमीटर आती है। 11.2 किलोमीटर इज़ मच ग्रेटर देन 2.4। ठीक है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है, देखें ना आप इसमें कहीं भी मैस नहीं आ रहा, एम छोटा, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप ज़मीन से बाहर की तरफ सर्कल में आउट लेके जाना चाहते हैं, एक सैटेलाइट है, तो उसका मैस तो कहीं आ भी नहीं रहा, तो इसलिए मैस से इंडिपेंडेंट है। ये आपको पहला पॉइंट एक तो याद होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, स्केपिंग के लिए। दूसरा, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मैस एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। जिस प्लैनेट के आपने सर्कल से उसको बाहर भेजना है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर आर को डबल कर लें और एम मैस को कांस्टेंट रखें तो वी एस्केप कितना फ़र्क पड़ेगा? आर को डबल करेंगे तो ये आर को 2 इंटू आर, तो ये अंडर रूट का आप ले जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ आर पे, यानी सादे लफ्ज़ों में पहले इस पे जाएं। ये वेलोसिटी है, मैं इसको ऐड इधर को उसको मैं समझा देता हूँ ज़रा। ये कह रहा हूँ कि बेटे अगर ये वी एस्केप लिखा हुआ है ना, और ये है जी 2gm ओवर इधर आर है, और आर को आपने 2r कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, आर को डबल कर लिया, तो फिर क्या होगा? फिर इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, यानी कि 2gm ओवर आर इस सारे का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर अंडर रूट 2। जब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से 2 इसके अंदर आ जाएगा, और ये सारी चीज़ वी एस्केप है, वी एस्केप ओवर अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, सिंपल। और ये बात समझ आई है या नहीं आई है? नहीं आई है मुझे लगता है। आप ज़रा गौर से देखें, ये 2 से 2 काट भी सकता है, हाँ लेकिन तो सही से काट दी। हाँ काट लेते हैं, लेकिन फिर वो हम वी एस्केप की टर्म में नहीं लिख पाते, इसलिए हम काटने की बजाय क्या करते हैं, हम उस पूरी फैक्टर को अलग कर लेते हैं और 1 ओवर अंडर रूट 2 कर लेते हैं। ये तो ये पूरे का पूरा फैक्टर आपका वी एस्केप इधर चला जाएगा और नीचे अंडर रूट ऑफ 2 रह जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, आप बेटा इसको खुद जब आप एक नज़र देखेंगे तो फिर भेजे शरीफ में इंशाल्लाह बड़े आसानी से आ जाएगा। ये आप फार्मूला याद कर सकते हैं, आर को अगर डबल करेंगे तो क्या होगा, ये फार्मूला याद कर लें बस, ठीक है। ओके, आर को डबल करने से, ठीक हाँ, है तो जी। एम को अगर आप क्वाड्रपल मीन के 4 दफ़ा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये भी आप याद कर लें, तो ये भी आपको पता लग जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो एमसीक्यू में वो पूछ सकते हैं बस। अब यहाँ पे आपके पास क्विक फार्मूला की समरी आ जाती है। अच्छा बेटा, मैं आ रहा हूँ, इसको ज़रा आप गो थ्रू, एक मिनट बच्चे आप ऐसा हेलो, करें ना, इसको ज़रा गो थ्रू हो ना, मैं 1 मिनट आया फिर से टर्न ऑफ कर रहा है, और ये ठीक मीटिंग है, नहीं लीव करनी, हम इसी से आगे 2 मिनट में आप एमसीक्यू वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। पॉज कर दें सर आप जी जी जी, वीडियो। चलें बेटा, मैंने रिज्यूम कर दिया है, अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक वर्क है। व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, वर्क डन बाय लिफ्टिंग द फोर्स इज़ पॉजिटिव। कैसे है भला, ज़रा गौर करें कि ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये अब फोर्स ऊपर लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, बॉडी सर लिफ्ट अगर होगी तो यहाँ से भी लूँ सोल्यूशन में, लिफ्टिंग फोर्स एक्ट्स अपवर्ड and हाँ, displacement is also upward. जी जी Angle जी, theta is equals to 0. तो cos बस theta is +1, तो जब +1 होगा तो वर्क इज पॉजिटिव, तो बस फिर बस बस वही चीज़ है एग्जैक्टली। मैं यानी आप पढ़ती जा सोल्यूशन, रही हूँ। ठीक है आप पढ़ें आगे, नेक्स्ट For क्वेश्चन 2 which पढ़ें। angle for which angle work is said to be positive maximum? जीरो, क्योंकि पॉजिटिव जीरो का मैक्सिमम, कॉज आएगा, कॉज जो है वो कॉज ये आएगा बताया जीरो, है, तो 1 के इक्वल होगा, तो इस वजह से वो ये अपना बताया है उसने सोल्यूशन। मैक्सिमम हो जाएगा। For बस which आगे angle चलें। work For which angle work is said to be negative maximum? मेरे ख्याल से 180, हाँ 180, 90 टू 180 के बिटवीन जो था, तो वो फिर अपना हमारा जो सा था वो वो नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव था। 180 पे -1 था, इसीलिए मैक्सिमम है, ठीक है। ओके, हाँ आगे चलें 4 पे। हाँ 180 मतलब इज द मैक्सिमम जी लिमिट जी ऑफ जी इट। जी इस जी जी, वजह से a force of 20 Newton acts on a body through a distance of 10 meter. What must be the angle between force and displacement such that work comes out to be 100 joule? अब देखिए ना बेटे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये सोल्यूशन पे आए, एफ डॉट डी इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, ये हमारा फार्मूला है,
और इसके बाद यहाँ पे देखें 100 हमारा वर्क आउटपुट है, तो हमने 100 पहले पुट कर दिया जो जो चीज़ें हमें गिवन है। 20 हमारे पास फोर्स है, 10 हमारे पास क्या है भाई, ये है डिस्टेंस। ओके, तो कॉज ऑफ थीटा हमें थीटे का फाइंड आउट करना है ना, कॉज थीटा हमें नहीं पता, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये 100 डिवाइडेड बाय, जब ये 200 को उस साइड लेके जाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, तो वो यानी कि 1/2 हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे 0.5 का जब आप कॉज लेते हैं तो ये 60 आता है। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा है। हाँ, ये आगे अच्छा। चलें। Consider the figure in which a force F acts on a body through displacement E, for which value of theta work is said to be maximum. तो maximum होगी तो of course zero है, मतलब zero ही होगा, तो zero theta is basically maximum, वो समझ। एग्जैक्टली ये नेक्स्ट फिगर के हमारा, अंदर गिवन है। हाँ जी, आगे चलें। which one is the bigger unit of work? ये किलोवाट आपने आवर। अभी किए है थोड़ी देर पहले, और ये रीज़न हुई पड़ी है कि किलोवाट आवर के लिए कैसे है, उसका ये सोल्यूशन सॉल्व हुआ करे। ये वो सर अगर 40। वो भी याद कर लेना, वो जो आपने दिया हुआ था कि हाँ जी जी किलोवाट जी, पर वो आप इसलिए। किलोवाट था, और फिर मेरे ख्याल से जाउल था, और फिर ईवी वाला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हाँ है जी, सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटे। ओके। जी सर, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्स ऑफ हम्म 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी मूव्स 10 मीटर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू इट। अब परपेंडिकुलर वर्क डिस्टेंस है, डन ये बाय द याद फोर्स रखें, ऑन द थीटा विल बी बॉडी। इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर जब होगा तो हाँ हाँ 90 डिग्री, 90 पे तो जीरो होता है, तो जीरो ऑफ ज़ीरो, कोर्स तो आ यही टेक्निकल है। अब उसने एफ और डी दोनों दे दिए, लेकिन यहाँ पे उसने आपको कॉज 90 की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको बताना चाह रहा है एक्सल में कि आपने ये टेक्निक यूज़ करनी है। आगे। Which force is a non-conservative force? फ्रिक्शन फोर्स। ये तो चलो रटा ही है। हाँ, क्योंकि और ये आपको याद ये कर, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं और नॉन कंजर्वेटिव ये फोर्सेस पढ़ा कौन। है, इसको आपने देख लिया। नेक्स्ट पढ़ें। which of the following which of the following types of force does no work on the particle when it acts on it? हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पीछे हमारा टॉपिक में नहीं आया। No, ये चूंकि no. सेंट्रीपिटल फोर्स का है, सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड, तो ये आप मेमोराइज कर लें। रीज़न अब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज सर मुझे परपेंडिकुलर सवाल एक्ट नहीं करती है। समझ आया कि ये क्या पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि बेटे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की मुख्तलिफ टाइप्स बताई हैं उसने, ठीक है। वो पूछता है कि कौन सी ऐसी फोर्स है जिसके लिए वर्क हमेशा ज़ीरो होगा, यानी वो फोर्स लग भी रही होगी लेकिन कभी भी वर्क नहीं होगा, नो वर्क डन, डज नो वर्क। क्योंकि बीटल जॉन सी तो वो सेंटर में एक्ट कर रही होती, तो फिर इसमें वर्क नहीं करनी होती। उसमें, नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेंटर में कोई है ना, तो ये उसका रेडियस है, तो ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रही होती है। इनका एंगल 90 का बनता है, और हमेशा वर्क फॉर 90 एंगल के लिए ज़ीरो होता है वर्क डन। ये देखें, हमने कॉस 90 पढ़ा है, ज़ीरो। जी सर। तो बेटे दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये सेंटर है आपका, और ये रेडियस है। रेडियस के 90 डिग्री पे अप्लाई हो रही होगी इधर। यहाँ पे जो फोर्स लगती है ना, वो बॉडी को रोटेट करवाती है इस तरह। फिर अगर वो बॉडी इस पॉइंट पे आ जाती है, यहाँ इस पॉइंट पे खड़ी हुई है, तो इसके 90 ये बनता है। तो फिर ये हर यानी कि पॉइंट पर अच्छा, आपकी, क्योंकि हर पॉइंट पे जी एंगल कौन सा होता है, वो थीटा 90 होता है, और 90 पे हमने पढ़ा एग्जैक्टली, था बस वो हमेशा जीरो कंसेप्ट होता वही है, है। तो हाँ हाँ जी, ओके। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। आगे चलें। अब मैं पढ़ती हूँ। इनिशियली फोर आइडेंटिकल ये आपके यूनिफॉर्म ना, ये जो ब्लॉक्स ईच ऑफ 11 मास सुनो, m। ये जो है ना क्वेश्चन, ये आपका बुक के ऊपर डायग्राम बनी पड़ी है, इधर डायग्राम मेरे पास नहीं है। वो आपने देख लेनी है डायग्राम, और फिर एक्सप्लेनेशन मेरे पास गिवन है, मैं आपको समझा भी देता हूँ वर्बली। ओके, आसान है, सिर्फ आपको डायग्राम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत इतनी नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेक्निक यूज़ होती है, बड़ी सिंपल है, पढ़े आप। अच्छा सर, इसकी डायग्राम कौन सी है? आप खोलेंगे तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ बनी पड़ी होगी ना, वो जिसमें एक ब्लॉक है, फिर इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखते हैं, फिर एक और ब्लॉक, 3-4 ब्लॉक रखते जाते हैं इस तरह वाली। तो पहले वाला ब्लॉक जो है वो हम ग्राउंड पे रख रहे हैं ज़मीन के ऊपर, तो h विल बी इक्वल टू 0। फिर दूसरे ब्लॉक के लिए h होगी हाइट, यानी पहले ब्लॉक की जितनी हाइट है। फिर तीसरे के लिए 2h हो जाएगी, फिर चौथे के लिए 3h हो जाएगी। इन सारे h को प्लस करेंगे तो हमारे पास एक नया वो फार्मूला आ जाएगा। तो ये टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी अगले वाले के लिए, वो 6 के इक्वल होगी। 0, 1h, 2h और 3h, ये टोटल करें तो 6h होता है, 6 mgh की इक्वल है।
जी सर। आसान है, इसको सिंपल आप जब देखेंगे उसमें से तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलें बेटा। जी अच्छा सर, मुझे ये नहीं समझ आया कि वर्क आपने दिया हुआ है एम, अच्छा किधर गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ अब बताएं, कौन सा नहीं समझ आया आपको? सर नीचे जाएगा। ये सर मैं कह रही थी कि ये है वर्क, हाइट्स इनकी हमने दी हुई है, तो हम्म, 1 2, अच्छा अच्छा ठीक है, जीरो तो जीरो ही रहेगी, एज जो क्योंकि ग्राउंड एक पे है तो रखेंगे सारी उसकी ज़ीरो हाइट्स रहेगी, ठीक जब है, समझ एक आ गई। ब्लॉक रखेंगे तो उसकी हाइट एच बन जाएगी, फिर जब दो ब्लॉक रखेंगे तो हाइट दो देखो एच हो 1 जाएगी। फिर 2, जी इनका जी जी, टोटल करेंगे तो हमारे पास 6 एग्जैक्टली, mg हाँ जी, आगे चलें। है। बॉडी ट्रेवल्स डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर अंडर अब ये डी फोर्स है 5। जी, फोर्स भी आ गई 5 न्यूटन। आगे अब ये The वर्क work भी done उसने is बता दिए कि 5। 25 जूल है, एंगल उसने पूछ रखा है, ये वही सेम क्वेश्चन आप समझ लें। इसी तरह ये 25 वर्क हमने पुट कर दिया, 5 और 10 ये कर दिया, और कॉस थीटा में नहीं पता, 0.5 अगेंस्ट 60, जस्ट वैल्यूज चेंज हैं। ओके समझ आ गई। आगे चलें। जी सर आप आगे करें। जी आगे बढ़ें। ओके, वेयर आर वी? ये अब बॉय, बॉडी, अ बॉय हाँ holds 400 Newton weight जी, was ये for 10 फोर्स, seconds. His वेट जो है ना ये arm फोर्स is हो गई। टाइम आ गया 10 सेकंड के लिए। ओके, फिर his 1.5 arm मीटर is अबव द 1.5 ग्राउंड, meter दिस इज above. डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ है वो क्या करता है, सिर्फ अप लिफ्ट करता है 1.5 मीटर। दोबारा देखिए, होल्ड करके खड़ा हुआ है, अप लिफ्ट भी नहीं करता बल्कि होल्ड किया हुआ है उसने। चेक करें, ये ज़रा देखें। हाँ तो उसे अब तो बाय, लिफ्ट ही नहीं किया। हाँ ये होल्ड किया हुआ है इसने, और अबव द ग्राउंड 1.5 मीटर। अब बच्चों को क्या तो लगेगा, वो उसने वर्क जो, तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब उसमें। हाँ मतलब वर्क नहीं कर रहा ना, वो जस्ट उसको होल्ड करके खड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो? हम्म। यानी ऑलरेडी उसने उठाया है, यानी कि ये उसका आर्म है, यहाँ पे ये उसने आर्म उठाया हुआ है और ये उसके अंदर वेट लटका हुआ है, ये ग्राउंड है। हमें क्या कि वो ग्राउंड से जी, कितना ऊपर है, जब वो कर रहा, टाइम भी इसको कितना हो गया होल्ड करे हुए। हाँ तो वो जो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, मतलब वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा उसका कोई एग्जैक्टली, तो डिस्टेंस ही उसका नहीं वर्क बन रहा, ज़ीरो तो वो होगा। जीरो हो बस, जाएगी। जी जी जी, ये टेक्निकल चीज़ें थी इसलिए मैंने आपको ये आगे आगे चल दें। अच्छा यहाँ पे, 50 kg। हाँ इसको इसने टेक्निकली एक और क्वेश्चन दिया कि 50 किलोग्राम का एक आदमी है, 20 किलो उसने लोड उठाया हुआ है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 50 + 20 70 हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ। अब जाहिर है उसने 20 उठाया हुआ है, तो टोटल जो होगा हिसाब किताब उसका हम 70 के हिसाब से लेंगे, ना कि 50 के हिसाब से। अब वो कहता है कि वो 20 स्टेप्स चलता है, ये पीक ऑफ, यानी आप कहें कि आखिरी क्वेश्चन है आपका, 20 स्टेप्स चलता है, हर स्टेप की हाइट कितनी है जी? इतनी हाइट है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो सीधी सीधी टोटल हाइट आ जाएगी। टोटल मैथ 70 kg, टोटल हाइट जो है वो 5 मीटर बनेगी जब आप 20 को 0.25 से मल्टी, सिंपल MGH में फार्मूला पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखने में लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, कोई ना हो। नहीं सर, पर इसमें कैलकुलेटर है, काश ये अलाउ कर देते तो। सिंपल है बेटा, ये 0.25 से मल्टीप्लाई 20 को करना कोई मेरे ख्याल से इतना बड़ा मसला नहीं, 5 मीटर आना, और ये कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। अब ये क्वेश्चन कम होंगे, आगे शॉर्ट कम हो गए, ये मैक्सिमम थे जो हमने कर लिए। वाओ। ओके जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इज़ 30 जूल। क्या कहता है जी? स्पीड ये है, पहली स्पीड v1 बता दी, काइनेटिक एनर्जी भी बता दी 30 जूल है। इट्स स्पीड बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड उसकी नई हो गई है v2, ये हो गई है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटे ये हमारे पास, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का आपस में मल्टीपल यानी डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो 2 की होगी यानी सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ओवर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगी।
यानी दोनों का स्क्वायर ही होता है ना, हम क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो इसलिए हमने ये स्क्वायर लिया हुआ है। जी तो सर। अब हमारे पास बेटे काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है पहले वाले की, और पहले वाले की वेलोसिटी भी गिवन है, यानी v1 भी गिवन है आपके पास सादे लफ्ज़ में मैं कहूँ, और के ई भी गिवन है 1। अब दूसरी v2 भी गिवन है लेकिन के ई 2 नहीं गिवन है, तो बाकी चीज़ों को आप एक साइड पे ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 270 जो आएगा। कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। जी सर। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 2 है। A bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of masses 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of other masses. हाँ अब ज़रा गौर करें जी, ये इसने एक स्टेप एडवांस पूछ लिया है। पहले तो बात है कि उसने बम की बात की है कि जी 30 kg का बम है, जब उसको ब्रेक करेंगे तो 18 और 12 में जा रहा है, ये दोनों को ऐड करें तो 30 kg ही होता है, राइट। तो हमने ये एज्यूम किया कि वो आइडियली बम ब्लास्ट हुआ है जिसका वेट कंजर्व रहा। अगली बात क्या होती है बेटे कि 18 किलोग्राम मैस वाले का जो ये पहला टुकड़ा था उसका मैस का वेलोसिटी ये थी 16 मीटर पर सेकेंड। उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बताई, इसकी वेलोसिटी बताइए। पूछी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर। अच्छा, याद है एक ये वाली की हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, अब हमें बताने कि 12 kg वाली की कितनी वेलोसिटी है। वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो उसने ट्रिक ओ, खेला, एडवांस स्टेप पूछा है उसने। ओ वेलोसिटी हाँ पूछता तो हाँ। सीधा सीधा निकाल सकते थे, अब काइनेटिक एनर्जी है तो आपको पता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। ये मोमेंटम का लॉ है, जो पहले होता है बिफोर मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बराबर होते ओ हैं। हाँ ठीक है, वो जो था जी जी जी, याद। मोमेंटम वाले लॉ में। अब 18 इंटू 6, 18 उसका मैस था पहले ऑब्जेक्ट का, उसकी वेलोसिटी थी 6, ये हमें गिवन है, ये v1 और ये क्या था m1 और v1 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरे का मैस कितना है, ये m2, तो ये आप m2 इधर लिख लेंगे और वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे, तो वेलोसिटी अभी आई है आपके पास 9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको क्या चाहिए है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या करते हैं हाफ, अब m कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है, और 12 इंटू क्या करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी आई है 9 का स्क्वायर, ये हाफ, ये m और ये v का स्क्वायर। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट किए, पहले वेलोसिटी फाइंड किया और फिर वैल्यूज़ पुट कर लिए। 486 जूल आ रहा है। हाँ बिल्कुल समझ आ गई। वेरी गुड, ये इतना कोई मुश्किल था भी नहीं, बस आपको ये बताने के लिए कि ये तो अगर बस एक आपके पास सेकंड का वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, तो मैथ्स तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में ऐड किया तो हमें आंसर मिला। हाँ एग्जैक्टली यही किया हमने, तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन पे। मैं ये लाइंस को भी ड्रॉ की हुई को ख़त्म कर रहा हूँ। सर इसकी एक हमारे पास पुरानी फाइल होती ना, वो पुरानी फाइल में से आप अनडू कर दी, कभी ये हाँ ना करें। उसको कर लेंगे, ठीक है, अब वो पड़ी भी होगी शायद, देख लेंगे। अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, ये मैंने अभी कराया है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। ये आप रटा लगाएं, आपकी मर्जी है, नीचे सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, ये आपको पता है हाँ इक्वेशन सर, तो। वो आपने वो भी तो बताया था कि जब हाँ ट्रिपल हो जाएगी तो वो 9 टाइम्स हो जाएगी, वो सारा सही है। तो ये आप काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अब न्यू मोमेंटम को पी प्राइम से वो शो कर रहा है और टेस्ट ओल्ड तो इतना मसला नहीं। बस आप रटा लगा लें इसको फिल वक्त, मुझे लगता है आपका वो जो है ना ब्रेन शॉर्ट हो रहा है। हाँ थोड़ा शॉर्ट हो रहा है अच्छा, पर कोई मूविंग बॉडी में नॉट हैव, एक मूविंग बॉडी है तो उसके अंदर क्या नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वो हर वक्त चेंज हो रही है बार हाँ बार बार। वेरी गुड, सुभान अल्लाह। नहीं भाई ये मसला नहीं है, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, आम वी का उसके अंदर स्क्वायर होता है। पोटेंशियल कहाँ से आएगी, पोजीशन ही सुने ना, नहीं है। हाँ काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी होगी ना, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो काइनेटिक होगी। मोमेंटम होता है एम वी, इसमें भी वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी होगा।
तो पोटेंशियल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम जी और एच है, हाइट की बात ही नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा। तो इसमें वेलोसिटी की जब होगी, बात ही नहीं हो रही है, हाइट की बात हो रही है, वेलोसिटी की नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ये जो इंटेंस एनर्जी जो है इसमें नहीं हो सकती। ओके, आगे चलें जी, आखिरी क्वेश्चन इसका। ऐसे थोड़ा आप ऊपर करेंगे तो स्टेटमेंट पढ़ जी जी पाएंगे। जी। A body is allowed to fall freely under gravity from a height of 12 meter. It loses 25% of its energy when it first hits the ground. To what height will it rise after the first impact with the ground? अच्छा, अब आपने एक बॉल ली हुई, आपने एक बॉल को ज़मीन पे गिराया 12 मीटर हाइट से, छत है 12 मीटर की, वहाँ से आपने गिराया। जब वो पहली दफ़ा ज़मीन पर आके टिप होती है और टिपिंग के बाद फिर वो दोबारा रेज़ करती है, तो इस दौरान उसने 25%, 100 में से 25% एनर्जी लूज़ कर ली। तो जो बाकी उसके अंदर एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 75% आउट ऑफ 100। Hmm. ठीक है, तो अब हम उसको फार्मूला क्या लगाते हैं, ये वाला एम जी एच हमारा फार्मूला है। एच कितनी है? 12, और एम जी उसका वो है जो भी, यानी उसके अंदर मैस और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसी का जब हम 0.75% करते हैं, मतलब मल्टीपल बाय 100 से, 175% से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 9 मीटर आता है। तो अब वो जो दूसरी बार हाइट पे जाएगी वो 9 मीटर की हाइट पे जाएगी, सिंपल। ठीक ठीक। क्योंकि 25% लूज़ हो गई ना एनर्जी, तो बाकी कितनी बची? 75%। 75% को हम क्या लिखते हैं? 75 डिवाइडेड बाई 100, उसी को हम 0.05 भी लिख सकते हैं, 0.75 भी लिख सकते हैं। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे। जी 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 जी। तो फिर इसीलिए बकाया इसको तो फिलहाल रहने ही देना, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो 12 को जब 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 मीटर तक जाएगी वो बॉडी। ओके। ओके नेक्स्ट जी बेटे, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल। वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल, या सारों के अंदर? तो सारों का चेंज होता है। तो हाँ, ये काइनेटिक क्लियर एनर्जी पड़े देख। पीछे पॉइंट्स। जी जी, आगे चलें। A loaded and unloaded cart are moving कार्ट with the कहते हैं कोई एक छकड़ा है, एक लोडेड है, वज़न उस पर लादा हुआ है, और एक पे वज़न नहीं है, खाली जा रहा है। जी सर। सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, या एक की वेलोसिटी ज़्यादा। देखो ना, एक लोडेड कार्ट है, उसका मैस ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हो? जी सर। देखो ना, एक चीज़ है, उसके ऊपर 2-3 आपने बोरे गंदम की लगा दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका वेट ज़्यादा होगा, और दूसरा जो खाली जा रहा है उसका वेट कम होगा। जो खाली जा रहा है अब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो एम वी का मल्टीपल काइनेटिक एनर्जी बराबर। सम हाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ इज इक्वल। आप ये ध्यान में रखिए। आगे So the retarding force acts on them and they finally stop after covering S1 and S2 हाँ, तो जब distances. रिटार्डिंग फोर्स, जब बेटा काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है, तो वर्क भी उन दोनों पे बराबर ही लगेगा। यार आज हाँ, प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे then हैं, मैं पढ़ा डिस्टेंस रहा नहीं हूँ हो, बेटा। तो डिस्टेंसेस तो हाँ सुबह ऑब्वियसली इक्वल ही हैं क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे रुक गए हैं। हाँ, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा, वो तो ठीक है ना? सेम है। अब ये उसने बताया क्यों, कि वर्क एनर्जी का जो थ्योरम है ना, वो कहता है कि वर्क डन जो एफ डॉट डी होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के होता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी ही दोनों की सेम है, ठीक है, बोथ स्टॉप फ्रॉम सेम काइनेटिक एनर्जी ना, तो दोनों को हमने शुरू में सेम काइनेटिक एनर्जी, ये देखो ये हैव विद सेम काइनेटिक एनर्जी से। हम्म। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो डिस्टेंसेस भी ऑटोमेटिकली, सेम हो। हाँ, डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। फिर आगे चलिए। ये सर इन शॉर्ट ये याद लूंगी कि काइनेटिक एनर्जी जब सेम होगी तो डिस्टेंसेस भी सेम होंगे। हाँ, रुकावट के लिए आपको यानी कि बराबर वर्क डन करना पड़ेगा ना दोनों पे, तो जाहिर है वो एक ही फासले पे जाके रुकेंगे। जी। चलें बेटा। The amount of work required to stop a moving object is equals to the kinetic energy of the object. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही उसकी जितनी होगी उसी को आप ज़ीरो करेंगे किसी तरह, तो ही रुकेगा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगा। जी सर। ये देखिए ना, वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, उसी को ही वो रोटेट करके पूछ रहा है। आगे चलें जी। बॉडी ऑफ मैस 40 kg Is acted upon by a constant force हाँ जी 4 न्यूटन है। on n over a distance of 2 meter. What is kinetic energy acquired by the body? अब काइनेटिक ये एनर्जी कोई आपको पता है,
वर्क डन की इक्वल होती है जी, वर्क डन की तो 4 into 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। ओके, आगे चलें। चलो ऐसे छोटे छोटे दें। पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, the change in potential energy when an object is raised is equal to negative of work done by gravity. अब देखो ना, आपने ऑब्जेक्ट को रेज किया है, ऊपर उठाया है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही हैं। देखो ना, आप ऊपर उठा के लेके जा रहे हो छत पे बॉडी, तो ग्रेविटी तो ज़मीन नीचे खींच हाँ रही है, आप उसके तो अगेंस्ट वर्क कर ग्रेविटी रहे हो ना। ग्रेविटी की तो भी जाएगी, बिल्कुल जी, तो ऐसे ही है। नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली वो नेगेटिव हुआ वर्क डन, ठीक है। नेगेटिव है, वैसे तो पॉजिटिव होगा बट वैसे इसके जी, अकॉर्डिंग। ग्रेविटी के हिसाब से A नेगेटिव। ball is thrown vertically upward. At the highest point, its kinetic energy is zero and ज़ीरो, potential energy is maximum. क्योंकि वो ऊपर जाके बिल्कुल रुक जाएगा और पोजीशन अपनी मैक्सिमम में एग्जैक्टली, पहुंचेगा, तो एग्जैक्टली ऐसे ही आगे। in the absence of air resistance, the mechanical energy of a falling body remains constant. हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं बेटे? पोटेंशियल और काइनेटिक के सम को कहते हैं मैकेनिकल, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये जाहिर सी बात है, दोनों को हम सम करते हैं, तो देखो हाइट पे क्या थी, टॉप ऑफ द हाइट पे काइनेटिक जीरो थी, पोटेंशियल मैक्सिमम थी। नीचे नीचे आएंगे तो काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल उसमें, तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी आपकी, याद रहेगा। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट। ये आपने पढ़ा है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसका के है, और उसको कंप्रेस किया है आपने एक्स डिस्टेंस पर, यानी डिस्प्लेसमेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्प्रिंग की स्टोर्ड होगी, तो वो किसकी इक्वल होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर होगा ना। ये आपको मैंने ऊपर फार्मूला पढ़ा है, अच्छा वो स्प्रिंग वाला जो हॉरिजेंटल स्प्रिंग, मैंने कहा था कि ये स्प्रिंग अपनी एक्स पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो हाफ के एक्स का स्क्वायर है। ओ यस, एक बार इसको रिवाइज करोगे ना सर, सारी चीजें जी जी वापस जी, इंशाल्लाह आ जाएगा बेटा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज क्लोज पाथ, वो हमेशा ज़ीरो होता है। ओके। यानी कंजर्वेटिव, ये आपको रटे वाली चीज़ है, वैसे कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ज़मीन के ऊपर जब भी आप वर्क डन करें, चाहे जिस मर्ज़ी से करें आप, लेकिन हाइट इक्वल होनी चाहिए। क्लोज पाथ का मतलब ये होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एलेबरेट कर देता हूँ कि ये एक आपके पास ग्राफ है, एक आप यूँ करके यहाँ से शुरू करते हैं, इस रास्ते से होते हुए यहाँ आ जाते हैं, ये क्लोज पाथ है। तो ओवरऑल जो इधर से इधर पॉजिटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्क है, और इधर से लेकर ये वापस आने वाला वर्क है, ये दोनों को आप टोटल करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और कुल मिला के आपके पास वर्क जो है वो ज़ीरो बना देगा, याद रहेगा। जी सर। ओके, नेक्स्ट। तो ये ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन अ बॉडी मेरा मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रेविटी। kinetic energy decreases and potential energy increases. ये वही पीछे वाला ही है, एमसीक्यू है पीछे बस वाला है करने का। टेक्निकली, और उसने स्टेटमेंट आप दे दिया कि आप ऊपर फेंकें बॉडी को, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जी। आगे चलें, स्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन। ये आपने वेलोसिटी। ये आपने रटा लगाया हुआ होगा क्वेश्चन। यस। ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया कि अर्थ की स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, और मून की कितनी है? 2.4 वाली। और ये भी रटा ही है, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ये भी सर हमारा हाँ क्लास के एमसीक्यू में भी था ये वाला। जी, स्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है? अब ये स्केप वेलोसिटी मास का फार्मूला देखें, मास मैस एंड एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, जिस प्लैनेट से आप स्केप करवाना चाह रहे हैं उसके मैस और रेडियस पे डिपेंड करता है। जो ऑब्जेक्ट इट सेल्फ है, अगर सैटेलाइट को आप स्केप करवाना चाहते हैं तो सैटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं करता। ये देखें ना, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ये गलत है, इस पर नहीं डिपेंड कर रहा, बल्कि मैस एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है। गॉट इट? जी ये सर। कैपिटल एम और आर जो है ये प्लैनेट का रेडियस है और मैस है। आगे, If the radius of Earth is doubled, keeping mass constant, escape velocity will become। ये मैंने ये अभी ऊपर तो थोड़ी ये देर अभी पहले अभी आपने ये बताया 1 ओवर ये जी, वाला 2 ये वाला √2 बताया वाला, था। ये वही आएगा। ये आपने अगर वो कर लिया तो समझ लें ये सारे एमसीक्यूज उन्हीं कंसेप्ट से। escape velocity is independent of mass of escape। यहाँ escaping एस्केपिंग पर बॉडी, के हाँ जी ऑब्जेक्ट कौन सा है उसका हमने कोई नहीं करना कि जी, जो। तो मैस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा। आगे चलें जी। The escape velocity from moon surface is less than Earth's because moon has smaller mass and radius.
मून का रेडियस भी अर्थ से कम है, क्योंकि अब एक चीज़ को हमने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है, एक चीज़ को हमने मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी वही सेम है, तो हमने ऊपर पढ़ा है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये देखें ज़रा बेटा, ये वाली चीज़ कि मैस एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट एक अर्थ है, एक प्लैनेट मून है, तो अर्थ का मैस भी ज़्यादा है, रेडियस भी ज़्यादा है, मून का मैस भी कम है, रेडियस भी कम है, इसलिए मून की इसकी वेलोसिटी कम और अर्थ की ज़्यादा है। और वैसे भी अगर आप याद करें तो मून की जो वेलोसिटी थी वो 2.4 थी और अर्थ की 11 पॉइंट समथिंग है। दैट्स ऑल, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और मेरे ख्याल से आप पढ़ें, ठीक है। जी सर, मैं अभी बस थोड़ा सा रेस्ट लूंगी, हो सकता है सो जाऊं, फिर 12 बजे से ना सारा अपना चैप्टर शुरू कर दूंगी। और सर